इच्छाधारी नागिनों का पति। एक समय की बात है, अंबिकापुर नगरी नरेश माहिम राठौर ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में ऐलान किया गया कि देश विदेश में उगने वाले तरह तरह स्वाद, आकार और शक्तियों से भरपूर फलों को राजा के सामने पेश करना। ऐलान के मुताबिक जो फल सबसे ज्यादा विचित्र और अद्भुत शक्तियों वाला होगा, उस फल को लाने वाले को अंबिकापुर नरेश एक संगमरमर का बना हुआ महल इनाम में देंगे। राजा का ऐलान अंबिकापुर से कुछ दूर फूलपुर गांव में रहने वाले दो लकड़हारों ने भी सुना। इन दोनों का नाम था रामू और कालू। यह दोनों एक दूसरे के बड़े ही पक्के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहने की कोशिश किया करते थे। इन दोनों में से रामू बड़ा ही अयोग्य और निखट्टू था। दूसरा कालू कुछ बुद्धिमान था और खुद को हमेशा रामू से बहुत अच्छा समझा करता था। राजा का ऐलान सुनने के बाद इन दोनों ने सोचा, क्यों ना राजा का इनाम पाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। उन्हें याद आया, गांव में रहने वाले जादूगर विचित्र सेन ने एक बार बातचीत के दौरान उन्हें बताया था कि गांव के पास रहने वाले जंगल में कई प्रकार के विचित्र फल फूल लगते हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। साथ ही जादूगर विचित्र सेन ने यह भी कहा था कि जंगल के काफी अंदर जाने पर एक बरगद के पेड़ पर रहने वाली माता हर्षिका की पूजा करने के लिए परीलोक की परियां आती हैं और पूजा करके प्रसाद के रूप में माता को परीलोक के जादुई फल चढ़ाती हैं और परीलोक चली जाती हैं। यह सुनते ही रामू और कालू ने सोचा कि वह गांव में आगे जाकर परीलोक के उन फलों को अगर प्राप्त कर लें तो फिर वैसे फल तो पूरे संसार में और कहीं नहीं मिल सकते और इसलिए वह यह इनाम जरूर जीत लेंगे। मन में ऐसा विचार आते ही उन दोनों ने जंगल में जाकर फल ढूंढने का निर्णय कर लिया। कालू ने रामू से कहा, मित्र, जादूगर विचित्र सेन के अनुसार यदि हम जंगल में गहरे जाकर बरगद के पेड़ की छानबीन करें तो हमें वहां पर परीलोक से लाए गए फल मिल सकते हैं। परीलोक के जादुई फल होने के कारण यह फल कभी खराब भी नहीं होते और उन्हें तरह तरह की शक्तियां होती हैं तथा यह राजा के ऐलान के अनुसार ही विचित्र रंगों और आकारों के भी होते हैं। क्यों ना हम अपनी किस्मत आजमाएं और इन फलों को ढूंढने के लिए जंगल में चले। कालू की बात सुनकर रामू ने कहा, कालू, सही कह रहे हो। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा हूं कि क्यों ना हम अपनी किस्मत आजमाएं। शायद परियां हमारे ही गांव के जंगल में अपने फल इसलिए रख कर जाती हैं कि राजा का ऐसा ऐलान होने वाला हो और हमारी किस्मत से वह संगमरमर का बड़ा महल जीतना पहले से ही लिखा हो। दोनों दोस्त इस तरह की बात करके जंगल की तरफ निकल पड़े। वह अभी पहुंचे ही थे कि जंगल में तरह तरह के जानवरों से उनका सामना शुरू हो गया। सबसे पहले उनके ऊपर एक जंगली सूअर ने हमला कर दिया, किंतु दोनों दोस्तों ने बड़ी ही बहादुरी से उस जंगली सूअर से अपने प्राणों की रक्षा की। किंतु जंगली सूअर से पीछा छुड़ाने के चक्कर में वह जंगल में बहुत आगे पहुंच गए और भागते भागते उन्हें यह ख्याल भी नहीं रहा कि पूरी तरह से शाम हो गई थी। आगे का रास्ता दिखाई न देने के कारण वहीं रुक गए, किंतु जानवरों के डर से उन्होंने सोचा कि वह किसी बड़े पेड़ पर सो जाएंगे। उन्हें अंधेरे में एक बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा और दोनों दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर उसकी चौड़ी डाली पर अपनी पगड़ी से खुद को बांधकर सो गए।
कुछ ही देर बाद दोनों को तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी और रोशनी दिखाई देने लगी। तभी उन्होंने देखा कि आसमान से परियां नीचे उतर रही हैं और जिस पेड़ पर वे सोए हुए थे उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बने एक घोंसले में कुछ फलों को रखकर और कुछ पूजा पाठ करके वह वहां से चली गईं। दोनों दोस्तों को समझ में आ गया कि वे उसी बरगद के पेड़ पर आसरा लिए बैठे हैं जिसे वह ढूंढ रहे थे। वे दोनों बड़े खुश हुए और परियों के जाते ही वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़े। उन्होंने देखा घोंसले में सतरंगी रंग के कुछ फल रखे हुए हैं जिनमें से अद्भुत रोशनी निकल रही है और जिनका आकार हर पल बदलता जा रहा है। उन फलों को देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राजा द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता को वे ही जीतने वाले हैं। लेकिन वे जैसे ही उस फल को उठाने उस तक पहुंचे, तुरंत ही वहां पर एक नागिन प्रकट हो गई और उसने 2 पलों में ही एक फल को निगल लिया। यह देखते ही रामू ने तुरंत बाकी बचे आखिरी फल को अपने मुंह में डाल लिया। रामू के ऐसा करते ही नागिन वहां से गायब हो गई, लेकिन फल रामू के मुंह में जा चुका था। कालू बड़ा दुखी हो गया और उसने सोचा, रामू ने तो यह अद्भुत फल खा लिया है, अब हम राजा को क्या दिखाएंगे। रामू बोला, कालू तुम उदास ना हो, मैंने उसको खाया नहीं, सिर्फ निगला है। तुम मुझे तालाब की तरफ ले चलो और उल्टा लटकाकर मेरे गले पर वार करो। मेरा फल जरूर मेरे गले से बाहर आकर तालाब में गिर जाएगा और फिर हम उसे निकाल लेंगे। रामू की बात सुनकर कालू को चैन आया और उसने तुरंत ही रामू को पास में ही बने एक तालाब में अपने कंधे की मदद से उल्टा लटका दिया और उसको जोर जोर से मारने लगा। ऐसा करने से सचमुच ही वह फल उसके मुंह से निकलकर तालाब में गिर गया। किंतु उसी समय उस तालाब में एक सफेद रंग की नागिन प्रकट हुई और उसने फल अपने मुंह में डाल लिया और वहां से गायब हो गई। इस तरह से परी द्वारा दिए गए दोनों जादुई फल 2 खतरनाक नागिनों द्वारा खा लिए गए और यह दोनों उदास होकर वापस अपने गांव आ गए। इन दोनों के जाने के बाद वह दोनों सांप, जिसमें से एक का रंग सफेद और दूसरे का रंग हरा था, अपने असली रूप इच्छाधारी नागिन में बदल गए और उन्होंने अपने आप को 2 सुंदर लड़कियों के रूप में बदल लिया। उन दोनों को रामू बड़ा ही पसंद आया और उन्होंने सोचा कि कालू बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है और उसने रामू को मारा है और रामू की वजह से ही वह फल उन दोनों को मिला है। वे दोनों ही रामू से प्यार करने लगीं और वे रामू और कालू का पीछा करते करते उनके गांव पहुंच गईं और रामू के घर के पास ही घर बनाकर रहने लगीं। वह दोनों लड़कियों के रूप में रामू का बड़ा ध्यान रखती। रामू के घर में अब किसी बात की कमी नहीं थी। रामू के घर में आने वाली कोई भी मुसीबत को दोनों नागिनें आने से पहले ही खत्म कर देती थीं। धीरे धीरे रामू को भी इस बात का एहसास होने लगा और एक दिन उसने उन सांपों के घर जाकर उन्हें बाहर बुलाया और कहा, तुम दोनों कौन हो और लड़कियां होने के बावजूद भी अकेले यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन दोनों इच्छाधारी सांपों ने लड़कियों के रूप में रामू से कहा, रामू, हम पास के जंगल में रहने वाली गरीब लड़कियां हैं। हमारे माता पिता को सांप ने खा लिया, इसलिए हम लोग यहाँ घर बनाकर रहती हैं और तुम्हें कड़ी मेहनत करते देख हमें तुम पर दया आई, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। वह बात यह है कि हम अकेले इधर रहते हैं और तुम भी अकेले ही हो,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ हो जाए? रामू ने कहा, बात तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, पर तुम में से कौन मुझसे विवाह करना चाहता है? यह सुनकर दोनों इच्छाधारी नागिनें बोली, रामू, हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं और दोनों ही तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर रामू बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, भला मैं तो एक हूं और मुझसे यह दोनों कैसे विवाह कर सकते हैं? किंतु फिर भी उन दोनों के विवश करने पर रामू ने उन दोनों से ही विवाह कर लिया। इसके बाद रामू के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। वह जब जो चाहता वैसा ही हो जाता। कड़ी धूप में बारिश हो जाती तो कभी पतझड़ के मौसम में फूल खिल जाते, खाली घड़ा अपने आप भर जाता और मुंह से शब्द निकलते ही रामू की इच्छाएं पूरी हो जाती। पर रामू ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा जादू किस तरह से होता है। वह अपनी पत्नियों के साथ जीवन का आनंद उठाने लगा। इस विवाह के समय रामू का दोस्त कालू पड़ोस के गांव में अपनी बहन की शादी में गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि रामू दोनों पत्नियों के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रहा है। यह देखकर कालू को रामू से बड़ी ही जलन और हैरानी हुई और यह जानने के लिए कि अचानक जिस निखट्टू और गरीब रामू से कोई भी लड़की विवाह करने को तैयार नहीं थी, अचानक दो लड़कियों ने कैसे विवाह कर लिया। वह जादूगर विचित्रसेन के पास गया। विचित्रसेन ने अपने जादुई शीशे में देखा और बताया, रामू का विवाह लड़कियों से नहीं बल्कि दो इच्छाधारी नागिनों से हुआ है और यह नागिनें वहां उसी जंगल में उसी समय से रह रही थी जब वह विचित्र फल लेने गए थे तुम लोग, तथा रामू को इस बात का पता भी नहीं है कि उसकी पत्नियां इच्छाधारी नागिन हैं। कालू ने तुरंत रामू को विचित्रसेन द्वारा बताई गई यह बात कि उसकी दोनों पत्नियां इच्छाधारी नागिन हैं तुरंत बता दी। किंतु उसकी बात पर रामू को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर वह सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है और मुझे यह जरूर पता लगाना चाहिए कि आखिर यह दोनों लड़कियां कौन हैं। एक बार जादूगर विचित्रसेन ने बातों ही बातों में कहा था कि इच्छाधारी नागिनें 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में जरूर आती हैं। इसलिए रामू ने यह सोचा कि अगर यह दोनों इच्छाधारी नागिनें हैं, पूरे दिन में एक बार अपने असली रूप में जरूर आएंगी। उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि वह खेती के लिए बीज लेने शहर से बाहर जा रहा है और 2 दिन बाद आएगा, और फिर अपने घर के अंदर ही पत्नियों पर नजर रखने के लिए छुप गया। दोनों इच्छाधारी नागिन को जैसे ही पता चला कि उनका पति रामू विदेश गया है और 2 दिन तक वह घर में नहीं आएगा, वे तुरंत अपने असली रूप में आ गईं। रामू सब कुछ देख रहा था। अपनी दोनों पत्नियों को इंसान से नागिन बनता देखकर रामू जिस जगह छुपा था वहीं जोर से चीखा और डर के कारण बेहोश हो गया। रामू के चिल्लाने से दोनों नागिनें बुरी तरह से घबरा गईं और वापस इंसान वेश में आ गईं। रामू को होश में लाने के लिए वे उसके मुंह पर पानी छिड़कने लगीं। होश में आने पर रामू ने अपनी पत्नियों से कहा कि वे उसे उनकी असलियत बताएं। रामू की पत्नियां बोली, रामू, यह सच है कि हम दोनों ही इच्छाधारी नागिन हैं, किंतु हम तुमसे विवाह करने के बाद अब तुम्हारी पत्नियां बन चुकी हैं। हमसे तुम्हें कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ना ही कभी किसी को पता चलेगा कि हम नागिन हैं। हम दोनों ही
तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें किसी बात का दबाव नहीं देंगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमें अपने साथ रखना चाहते हो या अपने से दूर भेजना चाहते हो। पत्नियों की बात सुनने के बाद रामू को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नियां कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं और उनकी इच्छाधारी नागिन होने के बाद भी उसको उनसे किसी प्रकार का भय नहीं है, तो वह अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहने लगा। जब कालू को पता चला कि नागिनों की सच्चाई जानने के बाद भी रामू को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह और भी खुशी के साथ अपनी पत्नियों के साथ रहता है, तो उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी और गांव वाले रामू की पत्नियों को मारने के लिए योजना बनाने लगे। एक दिन उन्होंने रामू की झोपड़ी के चारों तरफ आग लगा दी। रामू गहरी नींद में सो रहा था, पर गांव वालों ने यह भी नहीं सोचा कि झोपड़ी में आग लगाने से रामू भी अपनी पत्नियों के साथ मर जाएगा। लेकिन रामू की दोनों पत्नियों को तुरंत यह पता चल गया कि गांव वालों ने उन्हें और उनके पति को मारने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी है। इसलिए वे तुरंत खुद को बाज के रूप में बदल लिया और फिर दोनों ने ही वहां से भागकर खुद को बचाने के बदले रामू का हाथ पकड़ा और उड़ते हुए झोपड़ी से बाहर आ गईं। गांव वाले यह देखकर बुरी तरह से डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन रामू अपनी पत्नियों को धन्यवाद देने लगा। इस दिन के बाद से सारे गांव में लोग रामू से डरने लगे और रामू खुशी का जीवन व्यतीत करने लगा।